हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम है। और बेटा अगर हम बताएं, हम क्लास 11th की सीरीज़ का केमिस्ट्री सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को बताने से पहले सबसे पहले उसमें मैंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। क्लासिफिकेशन मैंने मैटर के बारे में बताया था, मैटर प्योर और इम्प्योर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो लास्ट जब हमने क्लास में टॉपिक छोड़ा था, वो टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर मैटर। हम इम्प्योर मैटर पे रह चुके थे। देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मैटर, कि हम इम्प्योर मैटर को कैसे क्लासिफाई करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए बेटा, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासेस। हम कल के टॉपिक को देखें बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मैटर। तो सबसे पहले हमें बताना है कि जो इम्प्योर मैटर का मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, उसको क्लासीफाई करने जा रहा हूं। तो जो इम्प्योर मैटर है बेटा, इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। इम्प्योर मैटर को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। कि जो हमारा इम्प्योर मैटर होता है वो इम्प्योर मैटर हमारा मिक्सचर होता है। अब आपने पता है मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर कोई आपसे मिक्सचर पूछे लगे कि टाइप ऑफ मिक्सचर, देन मिक्सचर आर टू टाइप्स। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं होमोजीनियस मिक्सचर की, कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर किनको बोलते हैं। तो देखिए बेटा डेफिनेशंस, दोज मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली एंड मैकेनिकली प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ऐसा मिक्सचर यानी कि ऐसा मैटर जिसको मैं फिजिकली एंड मैकेनिकली, मतलब आपको दो टर्म देखनी है। पहली एक टर्म आपको दिखाई दे रही होगी फिजिकली, एक टर्म आपको दे रही होगी मैकेनिकली या केमिकली। इनको हम क्या कर सकते हैं? फिजिकली तरीके से और मैकेनिकली तरीके से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल तरीके बोले हम अपने हाथों के थ्रू, अपनी हम फिजिकल बॉडी के थ्रू उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे कोई भी, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए शुगर सॉल्यूशन, क्या तुम उसमें शुगर सॉल्यूशन आपने ले लिया, क्या उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर से आप शुगर के पार्टिकल्स को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या उस शुगर पार्टिकल्स में से वाटर को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम अपने हाथों के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू, फिजिकल मेथड के थ्रू हम उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैकेनिकली लीजिए, आपने सपोज करो एक गिलास लिया जिसके अंदर 250 ml ऑफ वाटर आ चुका है, और 250 ml ऑफ वाटर आने के बाद अगर मैं उसके अंदर 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करा दूं और दोनों को बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। जब दोनों को बहुत अच्छे से डिसॉल्व मैंने कर दिया तो करने पे देखा कि चीनी जो है पानी में मिल चुकी है। अब चीनी पानी में मिल चुकी है तो मैं आपको दे देता हूं अब मैकेनिकली प्रोसेस, एक फिल्टर पेपर दे देता हूं, फिल्टर फ्यूनल दे देता हूं। अब फिल्टर फनल आपने लगा दी, फिल्टर पेपर आपने लगा दिया। क्या उस शुगर सॉल्यूशन में से फिल्टर पेपर लगाने से क्या शुगर के पार्टिकल को आप अलग कर देंगे? नहीं कर सकते। आप शुगर के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, आप पानी को अलग नहीं कर सकते। तो इसी चीज को तो बोल रहा हूं मैं कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसको हम फिजिकली और मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो रटने की तो जरूरत नहीं है। दोज मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली एंड मैकेनिकली मेथड या मैकेनिकली प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा आपने ले लिया साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन को नाम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है नमक का पानी। मतलब आप NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को मिला दीजिए, आप पानी में नमक मिला दीजिए। क्या आप पानी से नमक को अलग कर देंगे? पानी हमेशा कड़वा बन जाएगा, हमें कड़वा लगेगा, पर हम उस कड़वेपन को दूर नहीं कर सकते, हम उसमें से नमक को अलग नहीं कर सकते बेटा। तो जब हम उसको अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब वो किस टाइप का मिक्सचर हो गया बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। अब एयर की बात करें, अब हमारे एटमॉस्फेयर में 100% एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। अब एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, सभी तरह की गैसेज उसके अंदर प्रेजेंट हैं। क्या आप उनमें से
मैं आपको कह दूं, क्या आप उसमें से फिजिकली तरीके से ऑक्सीजन को अलग कर देंगे? क्या उसमें फिजिकली मैकेनिकली तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देंगे? क्या आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अलग कर दोगे? क्या नाइट्रोजन को अलग कर दोगे? नहीं कर सकते। हम अपने फिजिकली और मैकेनिकली तरीके से इन गैसेस को अलग नहीं कर सकते। इसलिए कैसा सॉल्यूशन हो गया, कैसा मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि एयर जो है वो भी हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यहां तक क्लियर बात समझ में आई? अगर बात करूंगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर का देन बिल्कुल अपोजिट है। कैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आप फिजिकली और मैकेनिकली तरीके से सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या बोलूंगा? दोज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली एंड मैकेनिकली प्रोसेस, कि ऐसा मिक्सचर जिसको हम फिजिकली और मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकली या मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। अब यानी कि आपको पता चल गया कि इसको तो मैं अलग कर सकता हूं। तो ऐसा एग्जाम्पल बचपनों का अपने आप आ जाना चाहिए जिसमें हम दो चीजों को अलग कर सकें। जैसे मिट्टी में रेत, आपने पानी है, पानी के अंदर रेत डाल दीजिए, यानी कि सैंड डाल दीजिए वाटर में, तो आप देखोगे जो सैंड है वो नीचे बैठ जाती है और वाटर मिट्टी के जैसे रंग बना करके ऊपर आ जाता है। तो अगर हम इसको मैं देखूं, सबसे पहले बात करूं तो उसमें देखा कि जो मिट्टी है, जो रेत है, जो बालू रेत है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो पाया। अगर मैं उसमें से पानी को अलग कर सकता हूं, मुझे नीचे रेत ही रेत मिल जाएगा, मतलब दोनों को मैंने अलग कर लिया। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं सोइल और कैरोसिन, ऑयल और वाटर की, क्या करता हूं? जो पानी है, पानी के अंदर मिट्टी का तेल डाल देता हूं, मिट्टी का तेल, यानी कि कैरोसिन ऑयल डाल दिया। जैसे ही कैरोसिन ऑयल डाला तो कैरोसिन ऑयल जो होता है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है बेटा। अगर वाटर की डेंसिटी और कैरोसिन की डेंसिटी की बात करोगे तो उसमें कैरोसिन की डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी कि वो बहुत हल्का होता है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उतना ही हल्का होता है। तो पानी के कंपैरिजन में जो कैरोसिन होता है ना, वो कैरोसिन बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, जिस वजह से वो पानी की सरफेस पे तैरने लगता है, पानी की सरफेस पे तैरने लगता है। ठीक है, कि उसमें डिसॉल्व तो होता ही नहीं है। तो अब मैं उसको अलग करना चाहूंगा, कर सकता हूं। तो जैसे मैंने किसी भी कंटेनर के अंदर, ध्यान से देखो, कैरोसिन ऑयल भी फिल किया और वाटर भी फिल कर दिया। इन दोनों को फिल करने से मैंने देखा कि मैंने एक कंटेनर के अंदर कर दिए, तो इतने में तो वाटर आ गया बेटा, इतने में कैरोसिन। अब मुझे इसमें से वाटर अलग करना है और कैरोसिन अलग करना है। तो आप क्या करोगे? सपोज करो मैंने यहां से इसमें नीचे एक छेद कर दिया, नीचे छेद करने से सबसे पहले कौन सी लेयर आएगी, कैरोसिन की या वाटर की? सबसे पहले नीचे आएगी लेयर वाटर की, यानी कि वाटर नीचे से निकलना शुरू कर देगा। वाटर नीचे से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, वाटर चलते चलते यहां पे वाटर कम हो गया। तो अब किसका नंबर आ जाएगा? कैरोसिन का नंबर आ जाएगा, क्योंकि कैरोसिन डिसॉल्व तो हो नहीं रहा, अब ये कैरोसिन का नंबर आ जाएगा। तो कैरोसिन जैसे ही निकलने की कोशिश करेगा तो मैं एकदम उस छेद को यहां से क्या कर लूंगा? बंद कर लूंगा। तो मैंने क्या कर लिया? इसमें से वाटर को बाहर निकाल दिया और कैरोसिन को अलग कर दिया। मतलब मैंने फिजिकली तरीके से कैरोसिन और वाटर को अलग अलग कर दिया है। तो जिनको मैं सेपरेट कर सकता हूं तो वो किस टाइप का मिक्सचर होंगे सभी स्टूडेंट? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। समझ में आया होगा? यहां तक हम बेसिकली इन चीजों को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो टॉपिक, अपना रियली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। और इसमें ऑन द हमें फोकस होके पढ़ना है कि मोल होता क्या है। मोल होता क्या है, मोल को मैं समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि सर मोल किसे बोलते हैं, कि हमारे पास जो मोल एक सब्सटेंस है वो क्या, किसको बोलते हैं मोल। तो एक बात बता दूं, मोल जो है एक तरह की मैटर की क्वांटिटी होती है। सबसे पहली बात मैं बताऊं, मोल जो होता है बेटा वो एक मैटर की क्वांटिटी होती है, एक तरह की मैटर की क्वांटिटी होती है। मतलब जैसे आप देख रहे हो ना कि 5 आपने केले लिए तो 5 दर्जन केले, तो 1 दर्जन केले के अंदर कितने नंबर ऑफ बनानाज कितने हैं? 12 बनानाज। तो यानी कि वो जो 12 बनानाज हैं वो 1 मोल के इक्वल है, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है? 1 डजन, 1 दर्जन, पर नंबर उसमें बनानाज कितने हैं? 12 हैं।
तो मतलब मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 1 डजन बनानाज के अंदर 12 बनानाज आए हैं। 1 डजन बनानाज के अंदर 12 बनानाज आए हैं। इसका मतलब 1 दर्जन केले के अंदर 12 केले आए हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि 1 मोल केले में 12 केले होते हैं, है ना। तो ये जो मैटर ऑफ क्वांटिटी है इसी को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल की बात करेंगे सबसे पहले कि मोल होता क्या है, डेफिनेशन मोल की होती क्या है। मोल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मोल किसी भी मैटर की वो क्वांटिटी है, मोल किसी भी मैटर की एक ऐसी क्वांटिटी है जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होती है। 1/12 पार्ट के इक्वल होती है, जो बुक में लिखा हुआ रहता है नॉर्मल एनसीईआरटी में, और आपकी कोई भी रिफ्रेशर आप लेंगे, पी बहादुर लेंगे, आरसी मुखर्जी लेंगे, कोई सी भी बुक होगी, ठीक है, तो उसके अंदर यही डेफिनेशन लिखी होती है, द मोल कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर देन इक्वल टू कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल। उसे मोल बोलते हैं बेटा, कि मोल जो है किसी भी मैटर की वो क्वांटिटी है जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होती है, उसी को हम मोल बोलते हैं, उसी को हम मोल बोलेंगे। बात समझ में आई। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखना शुरू करेंगे कि मोल क्या होता है, मोल कैसे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए फटाफट। लेट्स नाउ बेटा, अब हम मोल की बात करते हैं कि मोल होता क्या है। देखिए अब सब आगे कि मोल होता क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। सबसे पहले मोल, तो मोल की बात करेंगे तो मोल बेटा एक बता, सबसे पहले बता दूं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझे, बहुत आसानी से समझाऊंगा चैप्टर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये एक तरह की मैटर की क्वांटिटी होती है, पर इसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो होती है कि मोल किसे बोलते हैं, मोल होता क्या है। मोल आपने बेसिक बता दिया था, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती कितनी है, वो होती किसके इक्वल है, मुझे तो वो जानना है। मोल तो आपने सिंप्लीफाई कर दी क्वांटिटी ऑफ मैटर, पर ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता किसके इक्वल है, मैं इसको किससे कंपैरिजन करूंगा। तो बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इक्वल टू, the quantity of matter is equal to 1/12 part, 1/12 part of the carbon, of the carbon 12, of the carbon 12 यानी कि C12। the quantity of matter is equal to 1/12 part of the carbon 12 is called 1 मोल या इज कॉल्ड मोल। इसी को क्या बोल देंगे बेटा, इसी को ही हम मोल बोलते हैं। ये मोल की डेफिनेशन होती है। इसको मैं सबसे पहले समझाता हूं कि मोल क्या बोलते हैं। कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इक्वल टू, कि कोई भी मैटर की क्वांटिटी वो किसके इक्वल होती है, 1, यहां से देखिए 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, 1/12 पार्ट। इसका मतलब यहां इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1/12 पार्ट, मेरी बात समझ में आ रही है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ये डेफिनेशन बुक की होती है। यानी कि कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा 1 मोल कहलाता है। यानी कि इस कार्बन 12 का 1/12वां जो भाग है, 1/12 जो पार्ट है ना, वो क्या है, 1 मोल है। एग्जाम्पल समझिए बेटा, मेरे पास कार्बन 12 है, इसके मैं कितने हिस्से करूं, इसका एक पहला हिस्सा हो गया 1/12, 1/12, ठीक है ना, करते जाऊं, टोटल इसमें 12 है ना, तो इसलिए 1/12, आगे चलते 1/12, यहां पे करता जाऊं 1/12, इस तरीके से बाहर करता चला जाऊं 1/12। तो इस कार्बन 12 का जो 1/12 वाला जो पार्ट होता है, 1/12वां जो हिस्सा होता है, उसी को जो बोलते हैं बेटा वो 1 मोल बोला जाता है, उसी को हम मोल बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा हम, उसी चीज को मोल कहा जाता है।
तो आपको ज्यादा भी इतना टफ लैंग्वेज में नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल है बेटा। एनसीईआरटी में तो बहुत टफ दिया हुआ है कि बस आपको ये याद रखना है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड मोल, इज कॉल्ड मोल। ये बात क्लियर है ना कि किसी भी कार्बन 12 का 1/12 जो पार्ट होता है उसको हम मोल बोलते हैं। आगे मैं क्लियर करूं दूसरी बात। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मोल को डिफाइन करना होता है और भी, तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है कि 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल के बारे में डिसाइड करते हैं कि आपको बताना है कि ये 1 मोल क्या होता है, कि 1 मोल होता क्या है। अब 1 मोल की सबसे पहले 1 मोल को बताने के लिए हमें मोल का एक बेसिकली फॉर्मूला आइडिया होना चाहिए कि 1 मोल होता क्या है या मोल होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोल के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, मोल निकालने का फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। मोल निकालने के लिए बेसिकली आपको अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th क्लास में बेसिकली 2 तरीके के फॉर्मूले यूज करने हैं कि जब आपको एक बार मॉलिक्यूलर वेट दिया गया हो या जब आपको वेट दिया गया हो तब आप मोल निकाल सकते हैं। मतलब जब आपको ग्राम वेट दिया गया हो या मास इन ग्राम दिया गया हो, जब आपको मास दे देगा, सिर्फ आपको ये समझना, जब आपको मास दे देगा तब आपको मोल निकालना चाहिए। एक तब जब आपको एसटीपी पर या एनटीपी पर वॉल्यूम दिया जाए तब आपको मोल निकालना है। ठीक है, आपको 10th क्लास की थोड़ी सी स्टैंडर्ड फुल फॉर्म पता होगी कि एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल होती क्या है? अरे 1 मोल वो मोल होता है, 1 मोल एक ऐसा मोल होता है, ध्यान से समझना, जिसमें जो मैटर की क्वांटिटी होती है, जो ग्राम मास होता है, वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाए, उसे 1 मोल बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मोल निकालने के 2 फॉर्मूला बताऊंगा। एक तो मोल हम निकालेंगे वेट के मेथड से, ग्राम मास के मेथड से, और एक मोल निकालेंगे वॉल्यूम के मेथड से। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मोल की 1 मोल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले 1 मोल की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होता है 1 मोल। मैं आपको बता दूं, इन दिस सिचुएशन या इन दिस मेथड या इन दिस सिचुएशन, साफ साफ यहां पे देखें, इन दिस सिचुएशन यानी कि द ग्राम मास of the substance, the gram mass of the substance in which equal to molecular mass, in which equal to molecular mass of the substance, molecular mass of the substance. In this situation, the gram mass of the substance in which equal to molecular mass of the substance is called 1 mole, is called 1 mole. उसे क्या बोलेंगे बेटा हम? उसे हम 1 मोल के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? 1 मोल बोल देंगे। अब आपने जब भी ये डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है ना, बट लेकिन हम सारा कंफ्यूजन क्लियर अभी हो जाएगा। बहुत फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। मैंने बोला इन दिस सिचुएशन द ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस। अब बेटा ग्राम मास तो आपको गिवन मास होता है, ग्राम मास जो होता है वो आपको गिवन मास होता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस जो कि इन विच इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, कि इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में द ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का ग्राम मास जो कि इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब यहां 2 तरह के मास आए, एक तो ग्राम मास और एक मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा जो ग्राम मास होता है ना, इस सिचुएशन के अंदर ग्राम मास, गिवन ग्राम मास आपके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो मोल बनता है वो कितना बनता है? मोल की क्वांटिटी कितनी बनती है? 1 मोल बनती है। कैसे? आपको देखिए,
मैं आपको सबसे पहले मैंने माना, यहां पे लिख लेता हूं, लेट गिवन ग्राम मास, गिवन ग्राम मास, वो ग्राम मास जो है वो मैंने बेटा x मान लिया। क्या मान लिया? x। और किसी भी सब्सटेंस का सपोज करो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना मैंने मान लिया? x मान लिया। तो इसमें मुझे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला जो आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। या तो आप मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। ऑल ऑफ स्टूडेंट, मॉल कॉन्सेप्ट का पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला आपको बंद करना है स्टूडेंट। यहां से कहानी शुरू होती है आपके मॉल कॉन्सेप्ट की, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। ये पहला फॉर्मूला है। प्लीज प्लीज इसे स्टार लगाएं, यहां से कहानी चलेगी। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने n मान लिया। यहां पे कितना है? वेट ऑफ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मान लूं या मॉलिक्यूलर मास। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, हमें क्वेश्चन में या बात में दिया गया गिवन ग्राम मास, तो ये जो गिवन ग्राम मास आपको दिया जाएगा ये बेटा वेट इन ग्राम में लिखना है। वेट इन ग्राम को ग्राम मास भी बोलते हैं बेटा, वेट इन ग्राम को ग्राम मास भी बोला जाता है। अब वेट इन ग्राम हमें गिवन कितना है बेटा? x गिवन है। कितना है? x। मेरा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कितना है? x है। तो मुझे ये बताइए, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। तो इसी चीज, अब नंबर ऑफ मोल्स इसी 1 आ गया तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? 1 मोल। क्या बोल सकते हैं? 1 मोल। अब इस 1 मोल को डेफिनेशन से कंपैरिजन कीजिएगा कि इन दिस सिचुएशन द ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस इन विच इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, कि इस सिचुएशन में जो आपका गिवन ग्राम मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, उस वाली सिचुएशन में 1 मोल आ सकता है। उस वाली सिचुएशन में क्या आ सकता है आपका? यानी कि वो जो क्वांटिटी होगी वो 1 मोल होगी। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो अननोन क्वांटिटी जिसमें आपका गिवन वेट, गिवन मास आपके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे? उस क्वांटिटी कितनी होगी या वो क्वांटिटी कितनी होगी? 1 मोल हो गई होगी। कुछ बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे मैंने अगर एग्जांपल यहां पे बेसिकली आपको दिया, नाइट्रो यानी कि आपको निकालना है पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की बात करिए, मुझे मोल्स निकालने हैं। तो मुझे क्वेश्चन में देखो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम। तो सॉल्यूशन का तरीका क्या है? अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन लगाऊं तो मैंने देखा कि उसमें जो गिवन मास है बेटा, वो गिवन मास कितना दिया है? 14 ग्राम। तो मैं इसको W ग्राम से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? W ग्राम हो गया मेरा 14 ग्राम। बिल्कुल। मेरे पास आया मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास होता कितना है वो मुझे निकालना है। पर यहां पे तो नाइट्रोजन एटम दिया है ना? जो आपको दिया जाएगा ना बेटा मास, उसी के अकॉर्डिंग लेना है। अगर यहां पे N2 होता तो मॉलिक्यूलर मास N2 का लेते, अगर यहां पे N3 का होता तो मॉलिक्यूलर मास N3 का लेते। पर बेटा यहां पे मुझे नाइट्रोजन एटम दिया है, देन एटम इज सिंगल, एटम इज सिंगल, यानी कि नाइट्रोजन एटम दिया है और नाइट्रोजन एटम का मास तो सिंगल एटम है, और सिंगल एटम का मास तो अगर मैं देखूं तो 7 नाइट्रोजन 14, इसका मतलब इसका मास जो है 14 होता है। बिल्कुल क्लियर। अगर यहां पे N2 होता, मॉलिक्यूल होता, तो 14 टू जा 28, तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 28। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 ही होता है।
अगर मैं यहां पे 3 ले लेता तो 14 3 जा 42, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता, 42 हो जाता। पर क्वेश्चन में मुझे रीडिंग करनी है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, कि नाइट्रोजन एटम के 14 ग्राम में आप मोल्स बताइए। तो गिवन वेट तो मेरा 14 ग्राम है, पर लेकिन एटम का, एक एटम का वेट तो 14 होता है। तब आप हम मोल्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। देन रिप्रेजेंट स्मॉल एन, वेट इन ग्राम फॉर्मूला लगाओगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। अब यानी कि यहां पे एटॉमिक वेट भी आ सकता है, एटॉमिक मास भी आ सकता है, क्योंकि एक एटम का मास। तो 14 अपॉन 14, देन आंसर कितना आ गया, 1 मोल। यानी कि उस क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कि जिस सब्सटेंस, जो 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर, 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन का 1 मोल होगा, नाइट्रोजन का 1 मोल होगा। बेसिक समझ में आया, नोट कीजिए फटाफट। तो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें क्या है, जो मोल्स है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मुझे वेट इन ग्राम दिया होगा, वेट इन ग्राम दिया होगा या ग्राम मास गिवन होगा, ठीक है ना, तब आपको नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना, वेट इन ग्राम, मतलब जो आपको ग्राम मास दिया गया हो, या ग्राम इन मास या ग्राम मास। क्लियर, वेट इन ग्राम या ग्राम मास अपॉन, आप इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, आप मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये तो आप सब ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम इसमें ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले क्या मैं कहानी बोलता हूँ इसके अंदर। इसमें एक चीज स्पेसिफिक है कि आपको कभी भी क्वेश्चन में वेट इन ग्राम दिया होगा, वेट इन ग्राम आपको दिया होगा। ज़्यादातर जब भी आपसे मोल आइडेंटिफाई कराएगा ना, तो वेट इन ग्राम या ग्राम मास, वेट ग्राम में या ग्राम मास आपको दिया होगा, ग्राम मास आपको दिया होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्राम मास आपको ऑलवेज गिवन होगा अगर आपसे मोल आइडेंटिफाई करवा रहा है, ऑलवेज गिवन। वो तो देखना है कितना देगा। एग्जाम्पल में दे सकता है 56 ग्राम भी दे सकता है कहीं पे, 98 ग्राम भी दे सकता है कहीं पर, 136 ग्राम भी, इस तरह की जो देगा ना आपको, वो सब ध्यान से समझ लेना, वो क्या है, वेट इन ग्राम या ग्राम मास। अब एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है मॉलिक्यूलर मास को आइडेंटिफाई करने में। इसको क्या क्या बोलेंगे, या इसमें हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब ये आपने ध्यान से समझना, पहली बात, हर जगह हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं लेंगे बेटा। इसके हम नीचे एटॉमिक मास भी ले सकते हैं, एटॉमिक मास। देखो कैसे, एटॉमिक मास भी ले सकते हैं। अब कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, बट लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है बेटा मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में, कि ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे सपोज करो आपने एग्जाम्पल दे दिया 7 नाइट्रोजन 14, ठीक है, 47 नाइट्रोजन 14। तो यहां सबसे पहले क्या है, मुझे एक सिंगल नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको एटम मान के चलूंगा, एटम मान के चलूंगा। और जब हमारे पास एटम होता है तो एटम के अंदर जो मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। एटॉमिक मास कितना होता है, 14। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गई। अगर यहां पे वो कह देता कि N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल।
अब अब एक नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो बना है वो कल भी बताया था N ट्रिपल बॉन्ड N से बना है, मतलब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, जिसमें एक नाइट्रोजन का वेट तो 14 है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, तो आप कॉमन वे में निकाल सकते हैं कि 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। अब इस तरीके से ये है मॉलिक्यूलर मास, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन का एटम है। जब भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है कि वहां पे हमें नाइट्रोजन एटम के बारे में बात की गई है या मॉलिक्यूल के बारे में बात की गई है। जब मॉलिक्यूल देगा तो मॉलिक्यूल आपको देखने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल ज्यादातर आपके ट्वाइज ही होते हैं, जैसे O2, जैसे N2, ठीक है ना, CO2। अगर आपने CO2 ले लिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है कंप्लीट। अब इसका वेट इसका मुझे मास निकालना है, तो कार्बन का तो 12 होता है, कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, यानी कि एक कार्बन का तो मास कितना होता है 12 और इसका एक ऑक्सीजन का 16। तो अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो कार्बन का तो 12, कितना कार्बन है यहाँ पे एक, तो एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है मास, एक ऑक्सीजन का 16 मास है, तो बताइए 2 का कितना होगा, 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 16 टू जा 32 देन 44। अरे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा या इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा बेटा, 44। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप ये गलती ना करें, आप क्वेश्चन की रीडिंग में जरूर पूछें कि आपसे जो नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं वो एटम को देकर के पूछे गए हैं या आपको मॉलिक्यूल को देकर के पूछे गए हैं। मॉलिक्यूल से निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, अगर एटम से निकालना है तो एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। और भी एग्जांपल आपको, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सबसे कॉमन आपके एग्जांपल में चलेगा एनसीईआरटी में H2SO4, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं, इसका मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास या इसको मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट में देखिए आपको H2SO4 का एक पूरा मॉलिक्यूल दिया है कि ये H2SO4 का मॉलिक्यूल है, पर अगर मैं इसको देखूं यहां पे ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रोजन का मास होता है, अगर हम रिप्रेजेंट करें, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, सल्फर का होता है मास होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये मैंने क्लासिफाई किया है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बताया है कि इसमें कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाइड्रोजन को करेंगे रिप्रेजेंट 1H1 जिसका एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब करते हैं क्लासिफाई। अब देखना सबसे पहले यहां हाइड्रोजन का कितना है, 1, बट है कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 1 है या 2 है, सल्फर 2 है बेटा 32। अब ऑक्सीजन 1 है या 4 है, ऑक्सीजन 4 है, 1 का 16 तो 4 का 16 इंटू 4, तो यहां पे कितना आ गया 2 प्लस 32, 16 4 जा 64, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 4 2 6 2 8 और 6 3 9 यानी कि 98। इसका मतलब H2SO4 के पूरे मॉलिक्यूलर का वेट कितना होगा, 98। क्या स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसको आपको थोड़ा सा जानकार करना होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर वेट निकाला कैसे जाता है। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, उनके आप मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाइए। सारा मैं क्लियर करूंगा सारे एग्जांपल, जिसका नाम है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड यानी कि इसे H3PO4 यानी कि इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 भी बोल सकते हैं। जिसमें हमें देखो, अगर देखें हाइड्रोजन भी दिया है, फास्फोरस भी दिया है, ऑक्सीजन भी दिया है। बस मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन का तो 1 होता है बट लेकिन फास्फोरस का होता है 31,
15 फास्फोरस 31। ऑक्सीजन आप जानते ही हैं, तो मुझे आप निकाल के बताएंगे, सॉल्व करके देखेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको आइडेंटिफाई करना है। कर लोगे ना मॉलिक्यूलर वेट? बिल्कुल। उसके बाद में एक दूसरा कंपाउंड लिखता हूं एग्जांपल में, कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल के देखो बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम तो बेटा 40 होता है, कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन आप जानते हैं 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 3 48। कर लोगे ना? उसके बाद यहां पे Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फर का 32 अभी बताया है, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, पर लेकिन गड़बड़ मत कर देना बेटा, थ्राइस है। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है, जितना उसका इंटीजर दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? कैल्शियम का 40 आ गया। यहां पे जैसे एल्यूमिनियम 2 है तो एक अगर देखो तो एल्यूमिनियम लिखते हैं 13, एल्यूमिनियम 27, 2 है तो 27 इंटू 254। क्लियर? सल्फर, एक सल्फर है तो 32, 16 चौका 64, 64 और 32 को एक साथ ऐड कीजिए, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कंप्लीट Al2SO4 का आ जाएगा। कर सकते हैं ना? उसके बाद निकाल के दिखाइए MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा आप निकाल सकते हैं इसके अंदर कॉपर सल्फेट, यानी कि इसके अंदर जो निकल के आएगा वो निकल करके आएगा कॉपर सल्फेट। तो बेटा आप निकाल सकते हैं ना बहुत सारे कंपाउंड, और आपकी बुक्स में बहुत सारे कंपाउंड है। जो भी आपके 10th क्लास के कुछ कंपाउंड आपको याद होंगे उनका निकाल के देखिए, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए सबसे पहली बात कंडीशन क्या होती है कि ये जो आप बार बार बोलते हो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, क्या होता है ये क्या है, मुझे क्या चीज रिप्रेजेंट करना है? तो बार बार मैं कभी तो ले रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, कभी ले रहा हूं एटॉमिक मास। तो सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? अगर मुझे एक काम करो, मोल दे करके, वेट दे करके मॉलिक्यूलर मास पूछवा लिया मुझसे, किसी से मॉलिक्यूलर मास पूछा, मुझसे एटॉमिक मास पूछा, या मुझे एटॉमिक मास गिवन है, तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है? बेटा उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम यूनिट से। किससे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको हम यूनिट से करेंगे। कैसे? आप देखिए सबसे पहले इसको हम नया टॉपिक यहां पे बताते हैं। अगर मैं सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करूं, पहली बात कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उस एटम को मैंने एक्स मान लिया, अभी मैं समझाने के लिए एटम एक्स बोल रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और जिसका एटॉमिक मास 12 है। देखो एटम है तो बोल दिया ना एटॉमिक मास, पर आप कह दोगे कि सर आपने तो एटम पहले लिखा है इसलिए एटॉमिक मास बोला है, अगर मॉलिक्यूल लिखते तो मॉलिक्यूलर मास बोलते। इस हमेशा इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, जब भी मैं इसको क्लासिफाई करूंगा तो ऐसा लिखा रहेगा कि जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे। क्लियर? बट कभी भी एटॉमिक मास जब देगा वो एटॉमिक मास आपका इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे इसका एटॉमिक मास 12, तो 12 के सामने लिखा रहेगा AMU। AMU जैसे ही AMU आ जाए तो समझ लेना कि वो एक एटम का मास है बेटा। किसने? 1 मोल एटम का मास दिया हुआ है वो हमें। क्लियर? जैसे अगर मैं समझूं भाई एटॉमिक नंबर की कोई यूनिट नहीं है जिसमें एटॉमिक नंबर है 6, अब एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होते हैं, ये सब 9th में आपने पढ़ा भी था। अगर मैं सबसे पहले अगर एटॉमिक मास आपने लिखा और एटॉमिक मास के सामने लिखा हुआ है 12 AMU, तो AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जो एटम होता है उसको जब मास है रिप्रेजेंट करने की यूनिट जो होती है वो AMU होता है। जहां भी आपको AMU लिखा मिल गया तो समझना ये 1 मोल एटम का मास है बेटा। किसका मास है? 1 मोल एटम का मास। 1 मोल एटम का मास AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। क्लियर? तो यानी कि इसको बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं, यानी कि 1 मोल एटम
1 मोल एटम मास या 1 मोल एटम का, यानी कि 1 मोल एटम इज इक्वल टू, जो भी आपको सपोज करो, मैं इसे ऐसे नहीं लिख रहा, इसको लिख सकता हूं 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम। अब 1 मोल कार्बन एटम है ना, तो कार्बन का मास तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर मुझे ये चीज ना दे करके बेटा स्टूडेंट सिर्फ ये दे दिया 12 AMU, 12 AMU, तो बेटा आप समझ जाना कि ये एक एटम का मास है बेटा। किसका? एक एटम का मास। मेरी बात समझ में? यानी कि 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 AMU होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो आगे थोड़ा सा करते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। मोल की, आप कल आपको मोल की क्लास में क्वेश्चन भी होंगे। मैं सबसे पहले वेट के ऊपर ही क्वेश्चन कराऊंगा, मास, मॉलिक्यूलर मास, इनके बेस पे सारे क्वेश्चन ही चलेंगे। हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में जैसे जैसे टॉपिक है उसको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस एनसीईआरटी का भी हाइपोथेसिस को हम टच नहीं करेंगे, हाइपोथेसिस जो है वो सारी हम बाद में टच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम, आपने बता चुका है तो कि 1 मोल कार्बन एटम, बेटा 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम का जो मास होता है बेटा वो कितना होता है? 12 AMU, और AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी एटॉमिक मास आपसे पूछे कि एटॉमिक मास यूनिट किसकी यूनिट है, ये एटम के मास की यूनिट है। 1 मोल एटम के मास की यूनिट, 1 मोल एटम के मास की यूनिट कितनी हो गई? AMU। जब भी आपको AMU में रिप्रेजेंट हो जाए तो समझ जाना वो 1 मोल एटम की मास। ठीक, अगर देखें ध्यान से समझा, 1 मोल कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी चीज दे दे, ठीक है ना, ये तो हो गया, इस तरीके से आपने ले लिया, या 1 मोल N2 मॉलिक्यूल, 1 मोल N2 मॉलिक्यूल, अरे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वेट दिया है बेटा अब की बार, तो इसमें निकालने का तरीका हो जाएगा, देखो 1 मोल N2 मॉलिक्यूल, अब की नाइट्रोजन, तो अब N2 मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 नाइट्रोजन है, अब एक एटम का तो होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 14 2 28। अब ये जो 28 में है, ये 28 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि ग्राम वेट, गिवन ग्राम वेट। मेरी बात समझ में आई? तो यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं 1 मोल N2, 1 मोल मास, 1 मोल मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल मोल का मास कितना होगा? वो होगा 28। कितना होगा? 28। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है मोल निकालने में? मॉलिक्यूलर यानी कि AMU वगैरह सब आपको पता चल गया, आप इसमें फटाफट यहां से नोट कीजिएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। हम इसमें आइडेंटिफाई कर चुके थे, जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28 आ चुका है, यानी कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा वो 28 होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बेटा साथ में अगर जो हम इसमें निकालें, अब हम ये क्या है, ये जितना भी मैंने कंसेप्ट एप्लीकेबल किया है अभी तक, वो सिर्फ हमारे मॉलिक्यूलर मैटर पे ही एप्लीकेबल होता है। यानी कि इफ केस is applicable on the molecular matter, ये हमारा जो सारा केस एप्लीकेबल है वो मॉलिक्यूलर मैटर के लिए एप्लीकेबल है। और मॉलिक्यूलर मैटर के लिए जैसे एग्जांपल मॉलिक्यूल, जैसे हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इस तरीके की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए ये केस एप्लीकेबल है। और उन केस के अंदर ही जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं स्मॉल n, तो उसमें क्या है? गिवन मास नंबर, या तो मास यानी कि जो मास आपको दिया जाएगा गिवन मास नंबर, या मॉलिक्यूलर वेट यानी कि जो वेट आपका वेट जो गिवन ग्राम में दिया जाएगा, अपॉन आपको लिखना है मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे लिखना है या मुझे मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल को फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मैटर के अंदर।
ये आप इतना पढ़ चुके थे। उसके बाद बेटा जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक वर्ड और होता है 4 मोल। क्या होता है? 4 मोल। 4 मोल हमको यूज करना है, क्योंकि जो मैंने मैटर को मॉलिक्यूलर की फॉर्म में क्लासिफाई किया है वो 3 टाइप में कर दिया है। एक तो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटॉमिक मैटर, एक मॉलिक्यूलर मैटर। अगर एटॉमिक के अंदर मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक में वेट। बिल्कुल क्लियर। अगर मॉलिक्यूलर निकालना है तो गिवन मास नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं तीसरा एक वर्ड और यूज करने जा रहा हूं, सबसे पहले 4 मोल। यानी कि 4 मोल क्या होता है? बहुत आसान है बेटा, डेफिनेशन भी इसकी बहुत आसान है। 4 मोल कि 4 मोल क्या होता है? 4 मोल होता क्या है, या 4 मोल मुझे किस वर्ड के लिए यूज किया जाता है? मैं आपको पहले बताऊं। 4 मोल वर्ड यूज किया जाता है आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड तो आप जानते हैं, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयंस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, जो आयंस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि इसमें 2 तरीके के आयंस बन सकते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयंस को तो आप क्या बोलते हैं? कैटायंस। पॉजिटिव आयंस को आप क्या बोलेंगे? कैटायंस। और नेगेटिव आयंस को जो बोलेंगे वो बोलेंगे एनायंस। इनका मोल निकालने के लिए, आयनिक कंपाउंड के मोल निकालने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो निकाला जाता है 4 मोल। क्लियर? यानी कि ये जो केस एप्लीकेबल होगा ये आयनिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे ये वाला केस एप्लीकेबल था मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो ये एप्लीकेबल है आयनिक, यानी कि जो आयंस में ब्रेकडाउन हो सकते हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1,4 मोल होता क्या है। 1,4 मोल होता क्या है? 1,4 मोल की बात करेंगे तो सबसे पहले 1,4 मोल। इन दिस केस, इस वाले केस में द गिवन मास या वेट, गिवन मास या वेट of the substance, given mass या weight of the substance are equal to 4 molecular mass of the substance, 4 molecular mass of the substance is called 4 mole, is called 4 mole। बहुत आसान। इसका मतलब बेटा ध्यान से समझो, जैसे आपने देखा था कि 1 मोल निकाला था, 1 मोल के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे कि जिसमें जो गिवन मास है अगर वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाए या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाए तो वो 1 मोल आता है। यहां निकालना है 1,4 मोल। अब 1,4 मोल है तो मास भी बेटा कौन सा लेंगे? 4 मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? 4 मॉलिक्यूलर मास। पहली बात, जब भी बेटा मैं 4 मोल वर्ड की यूज करूंगा तो समझ जाना वो भैया ने या सर, आपके सर ने वो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया है। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब जिनको ब्रेक डाउन करने के अंदर हम एक बार पॉजिटिव कैटायन बना ले और एक बार पॉजिटिव एनायन बना ले, उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और आयनिक कंपाउंड के लिए मोल्स के लिए 4 मोल वर्ड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि ये 1,4 मोल होता क्या है। इन द केस द गिवन मास या वेट, ध्यान से समझना, ये इन द जो मास और वेट आपको गिवन होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो इक्वल हो जाएगा 4 मॉलिक्यूलर मास के। किसके इक्वल हो जाएगा? 4 मॉलिक्यूलर मास के। उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? 4 मोल। उसी को क्या बोलेंगे हम? 1,4 मोल। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, 1,4 मोल, और 1,4 मोल को बेटा मैं NF से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, NF यानी कि 4 मोल। 1,4 मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम गिवन सब्सटेंस अपॉन 4 मॉलिक्यूलर मास, FMM, 4 मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला होता है किसका? 4 मोल का। मोल के सारे फॉर्मूले सेम है, बस मैंने बेटा इसका वर्डिंग चेंज की हुई है। एटम के लिए मोल इज इक्वल, नाउ
अब जो पूरे लेक्चर के अंदर हमने मोल के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया है कि हमने मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कैसे हमको निकालना है, उसका सबसे पहले हम चार्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखिए, जो हमारा मोल है उसको मैंने 3 टाइप में पढ़ा। सबसे पहले एटॉमिक मोल मैटर, नंबर सेकंड मॉलिक्यूलर मोल मैटर, नंबर थर्ड 4 मोल मैटर। तो आपको पता है एटॉमिक मोल मैटर एटम के लिए यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर मैटर मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है, और 4 मोल मैटर आयनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और आयनिक मॉलिक्यूल को हम पता है डिफाइन भी कर सकते हैं, आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इस चार्ट से क्या करूंगा, मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। एटॉमिक मोल में आप मोल ऑफ एटम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मैटर में मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे बेटा, 4 मोल मैटर में मोल्स ऑफ 4 मोल निकालेंगे। कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही टर्म है। मोल्स ऑफ एटम में मास चाहिएगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर मास, और 4 मोल के अंदर 4 मॉलिक्यूलर मास। डन क्लियर। अब एटॉमिक मास होता है एएमयू में, मॉलिक्यूलर मास होता है एएमयू में, और 4 मॉलिक्यूलर मास भी एएमयू में आता है। और तीनों मास मैंने निकालने सिखाए हैं, और तीनों के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम का मास होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम, सल्फर का एटम, क्लोरीन एटम, फास्फोरस एटम, जहां पे एटम की बात करेगा वहीं आपको एटॉमिक मास यूज करना है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मासेस वाला मोल निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट आपको वीडियो के लेक्चर में मैंने क्लासेस में निकालना सिखाया है, एग्जांपल भी दिए हैं। नंबर 4 मॉलिक्यूलर, यानी कि 4 मोल निकालने के लिए गिवन वेट इन ग्राम अपॉन 4 मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास और 4 मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज है, बस दोनों का डिफरेंस ये है, जो मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है वो कोवलेंट कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है, जबकि 4 मोल जो निकाला जाता है वो आयनिक मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है। ठीक है, यहां तक हमारे मोल्स की बात क्लियर हो चुकी है सेकंड लेक्चर के अंदर। थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मोल्स, और मोल्स के ऊपर बेस्ड होने वाले सारे क्वेश्चन। आज की क्लास के लिए वेरी वेरी थैंक्स। आई होप आपको सारी क्लास जो है अच्छे से समझ में आई होगी। आप सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए।